द गाइड आर.के. नारायण का मोस्ट फेमस नोवेल है जिसे लिखा गया था 1956 में और यह 1958 में पब्लिश हुआ था। इसके लिए आर.के. नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इस पर एक इंडियन मूवी भी बन चुकी है। इसमें राजू नाम का एक टूरिस्ट गाइड है जो कि साउथ इंडिया के मालगुडी टाउन में रहता है। वह मालगुडी रेलवे स्टेशन पर एक शॉप चलाता है और टूरिस्ट को गाइड भी करता है। धीरे धीरे वह टूरिस्ट गाइड के रूप में फेमस हो जाता है। कुछ समय बाद मद्रास से एक कपल आता है, मार्को और रोजी। वे राजू को गाइड हायर कर लेते हैं। रोजी ट्रेडिशनल डांसर वुमन है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। मार्को चश्मा, जैकेट और हेलमेट पहने किसी स्पेस ट्रैवलर से कम नहीं लगता है। उसे देखकर ऐसे लगता है मानो कि वह किसी अभियान पर निकलने ही वाला है। मार्को और रोजी की पसंद एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। रोजी को डांस करना पसंद है और मार्को गुफाओं में पेंटिंग्स ढूंढता है। वह एंशिएंट पेंटिंग्स पर रिसर्च कर रहा है और रोजी का ख्याल भी नहीं रखता है। रोजी डांस में करियर बनाना चाहती है, लेकिन मार्को डांसिंग को स्ट्रीट एक्रोबैटिक्स मानता है और उसको मना कर देता है। रोजी की इच्छा पर राजू उसे कोबरा डांस दिखाने के लिए ले जाता है। उसे मालगुडी घुमाता भी है। धीरे धीरे राजू रोजी के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है और फिर दोनों में डीप अफेयर हो जाता है। जिसका पता जब मार्को को लगता है तो वह बहुत नाराज होता है और रोजी को मालगुडी में ही छोड़कर अकेला मद्रास लौट जाता है। रोजी राजू के साथ मालगुडी में उसके घर में ही रहने लगती है। राजू उसे अपने घर पर ही डांस प्रैक्टिस करवाता है और दोनों एक रोमांटिक कपल की तरह रहने लगते हैं। जल्दी ही रोजी भरतनाट्यम डांस के स्टेज शोज करने लगती है और बहुत फेमस हो जाती है। राजू इसे ही अपनी बिजनेस बना लेता है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा कुछ होता है कि राजू को 2 साल जेल की सज़ा काटनी पड़ती है और जब जेल से छूटता है तो अपनी उसी दुनिया में वापस जाना नहीं चाहता है और मालगुडी के पास एक गांव के मंदिर में रहने लगता है। वहां वह एक स्वामी के रूप में लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस करने लगता है। इस तरह वह स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। लेकिन यहाँ भी राजू एक परेशानी में फंस जाता है। पूरी कहानी को हम चैप्टर वाइज समझते हैं। मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चैप्टर 1 पर स्टोरी को डिटेल में समझने के लिए। राजू जेल से छूटकर एक गांव के मंदिर आकर ठहरता है। एक शाम राजू के पास एक व्यक्ति आता है। उसका नाम है वेलन। वह राजू के सामने पूरे सम्मान के साथ खड़ा हो जाता है। राजू उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो? तो वह बताता है कि वह पास के ही मंगल गांव से है, जो कि नदी के उस पार ही है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। राजू उससे पूछता है कि तुम मुझे इतने सम्मान क्यों दे रहे हो? वह कहता है मेरी एक समस्या है। इस पर राजू एक संत की तरह बोलता है कि यदि तुम मुझे ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसकी कोई समस्या नहीं हो तो मैं तुम्हें एक परफेक्ट वर्ल्ड दिखा दूंगा। फिर भी वेलन कहता है मेरे पिताजी की 3 पत्नियां थीं, सबसे बड़ी का मैं हूं और सबसे छोटी की मेरी एक बहन है। मैंने उसको सभी सुविधाएं प्रदान की हैं, परंतु इस पर राजू बीच में ही टोकता है और बोलता है वह तुम्हारा एहसान नहीं मानती होगी। विलन कहता है बिल्कुल सही, और तुम्हारे द्वारा दिया उसकी शादी का प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं करती होगी। विलन अचंभित होकर कहता है हाँ यही बात है, शादी नहीं करना चाहती है और वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है। राजू उससे कहता है ठीक है, कल उसे मेरे पास ले आना। अगले दिन सुबह ही विलन अपनी बहन को मंदिर में राजू के पास ले आता है। राजू उससे कहता है जो लिखा है वह तो होगा ही, हम इसे बदल नहीं सकते, बस समझ सकते हैं। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, धरती पर कोई भी ताकत उसे बदल नहीं सकती।
जैसे कोई भी व्यक्ति उस नदी का रास्ता नहीं बदल सकता, ऐसा उससे कहता है। यह सब सुनकर वह अपने घर चली जाती है। अब देखते हैं इसका क्या असर होता है चैप्टर 2 में। लेकिन उससे पहले राजू याद करता है अपने बचपन के बारे में। उसका घर मालगुडी रेलवे स्टेशन के सामने ही था। रेलवे स्टेशन का काम चल रहा था, अभी ट्रेन आना शुरू नहीं हुई थी। और वहीं उसके पिताजी की दुकान थी, जिसे हट शॉप के नाम से जाना जाता था। राजू को उसके पिताजी घर पर ही पढ़ाते थे। फिर वह एक टीचर के यहाँ पढ़ने जाने लगा। उसके बाद राजू ने स्कूल की एजुकेशन ली, लेकिन उसे यह सब पसंद नहीं था। स्टोरी अब प्रेजेंट में आती है। विलन कुछ लोगों के साथ दौड़ता हुआ आता है और कहता है, स्वामी जी चमत्कार हो गया, मेरी बहन ने शादी के लिए हामी भर दी है। और वह बहुत खुश था। यह सुनकर राजू भी बहुत खुश हुआ। उसने ये सब बात गांव के लोगों को सुना दी तो राजू के पास गांव के लोगों की भीड़ लगने लग गई। उनकी नज़र में राजू चमत्कारी सन्यासी बन गया। एक दिन राजू इस सब को छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन फिर नहीं जाता है। चैप्टर 3। रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया और मालगुडी में अब ट्रेन रुकने लगी। राजू के फादर को भी एक पक्की दुकान मिल गई और सभी घरवाले खुश थे। चैप्टर 4। एक दिन राजू के पास गांव के कई लोग और उनके बच्चे बैठे थे। राजू ने बच्चों से पूछ लिया कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों ने कहा कि वे कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गांव में कोई स्कूल ही नहीं है और दिन में वे काम करते हैं, जानवर चराने जाते हैं। तो राजू ने मंदिर के हॉल में ही शाम के समय उनके पढ़ने की व्यवस्था कर दी। कभी कभी बच्चों को राजू भी उपदेश दिया करता था, जिससे बच्चे बहुत प्रभावित होते और घर जाकर राजू की प्रशंसा करते। इस तरह राजू गांव वालों के लिए महान संत बनता जा रहा था। इसी चैप्टर में हमें पता चलता है कि राजू के पिताजी भी एक्सपायर हो जाते हैं, तो रेलवे शॉप की जिम्मेदारी अब राजू पर ही आ जाती है। चैप्टर 5। रेलवे स्टेशन पर राजू अपनी शॉप को बहुत अच्छे से चलाता है। लोग उसे रेलवे राजू के नाम से पहचानने लगते हैं। मालगुडी स्टेशन पर टूरिस्ट आते हैं तो वे राजू की शॉप पर आकर राजू से ही मालगुडी के टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी लेते हैं। राजू उनकी खूब मदद करता है। राजू टूरिस्ट को टैक्सी, होटल बुक आदि करवा देता है। इस तरह राजू एक सीजन्ड गाइड बन जाता है। राजू अपनी माँ के साथ रहता है। धीरे धीरे राजू पूरी तरह से प्रोफेशनल गाइड बन जाता है और अपने शॉप पर एक लड़के को बैठा देता है। तरह तरह के टूरिस्ट आते हैं। कोई मेम्पी हिल्स देखना चाहता है, कोई सरयू नदी पर स्नान करने के लिए आता है, कोई एलिफेंट्स देखना चाहते हैं, टाइगर्स देखना चाहते हैं या कोई किंग कोबरा देखना चाहते हैं। एक कपल मद्रास से आया था। ट्रेन से उतरते ही महिला ने राजू से पूछा, क्या तुम मुझे किंग कोबरा का म्यूजिक पर डांस दिखा सकते हो? वह महिला बहुत सुंदर थी। उसका नाम था रोजी और उसके हस्बैंड का नाम था मार्को। राजू ने उस कपल को आनंद भवन होटल में रुकवा दिया। मार्को को ओल्ड पेंटिंग्स में रुचि थी, इसलिए राजू उन्हें ईश्वरा टेम्पल में ले गया। तो मार्को को तो पेंटिंग्स का खजाना ही मिल गया। वह इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह अपने काम में व्यस्त हो गया। दूसरी तरफ रोजी, वह बोर होने लगी, तो उसने राजू से कोबरा डांस देखने जाने की इच्छा जताई। राजू उसे कई मील दूर गफूर टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में कोबरा डांस दिखाने ले गया। रोजी कोबरा डांस देखकर बहुत खुश हुई और जिस तरह कोबरा डांस कर रहा था उसी तरह से रोजी भी अपनी बॉडी को हिलाने लगी। अगले दिन राजू होटल पहुंचता है। मार्को और एंशिएंट पेंटिंग्स देखना चाहता है, तो राजू उन्हें गफूर की कार से 58 मील दूर पीक हाउस होटल ले जाता है। वह स्थान काफ़ी ऊंचाई पर है और उसके नीचे जंगल है जिसमें जंगली जानवर भी रहते हैं। पीक हाउस का केयरटेकर जोसेफ है, जो कि उनकी अच्छी सेवा करता है।
राजू मार्को को पीक हाउस के पास एक गुफा बताता है जिसमें 5वीं शताब्दी की कई पेंटिंग्स मिलती हैं। तो मार्को बहुत खुश होता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। रोजी को ये सब अच्छा नहीं लगता और वह बोर होने लगती है। दिन भर पेंटिंग्स पर काम करके रात में मार्को पेपर वर्क में व्यस्त रहता है। रोजी और राजू साथ बैठते हैं और जंगल का नज़ारा साथ बैठकर देखते हैं। राजू रोजी से बहुत आकर्षित है, वह उससे बात करना चाहता है और फिर उसके डांस की प्रशंसा करके बात शुरू करता है, लेकिन फिर मार्को आ जाता है। अगले दिन सुबह फिर मार्को और रोजी के बीच टेंशन है। मार्को रोजी को पीक हाउस में अकेला छोड़कर गुफा में चला जाता है। राजू मार्को को उस गुफा में छोड़कर वापस पीक हाउस आ जाता है और रोजी से उसके बारे में बात करता है। तो रोजी बताती है कि वह देवदासी परिवार से है जिसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। देवदासियां मंदिरों में नाचने वाली होती हैं। मेरी माँ मुझे इस सब से दूर रखना चाहती थी, इसलिए उसने मेरी पढ़ाई करवाई है। मैं एमए इकोनॉमिक्स हूँ। मार्को की तरफ से एक वैवाहिक विज्ञापन निकला था। हम मिले और कोर्ट मैरिज कर ली। हमारी पसंद नहीं मिलती है, किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता है। मुझे डांस बहुत पसंद है। मार्को इसे गलियों के करतब से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। इस पर राजू उसके डांस की खूब प्रशंसा करता है। यह रोजी को बहुत अच्छा लगता है। मार्को पीक हाउस में कुछ दिन रुकना चाहता है जिससे वह केव्स पेंटिंग्स पर कार्य कर सके। अगले दिन राजू अपने घर जाने की कहता है तो रोजी भी उसके साथ आनंद निवास होटल में से कुछ सामान लाने के बहाने आ जाती है। राजू रोजी को मालगुडी घुमाने ले जाता है जिसका मार्को को कुछ पता नहीं है। मालगुडी का मार्केट दिखाता है। सरयू नदी के किनारे बैठकर बातें करते हैं, ताज होटल में डिनर करते हैं और फिर सिनेमा देखने जाते हैं। राजू और रोजी सिनेमा से वापस होटल पैदल आते हैं। रात को राजू रोजी के कमरे में ही रुकता है। चैप्टर 6 अब स्टोरी प्रेजेंट में पहुंचती है जिसमें राजू की सेवा बदस्तूर जारी है। राजू लोगों से कोई भी अनावश्यक भेंट सामग्री लाने की मना करता है क्योंकि इस वर्ष वर्षा नहीं हुई है और सभी ग्रामीण बुरी तरह परेशान हैं। राजू उनको सांत्वना देता रहता है कि जल्दी ही वर्षा हो जाएगी, लेकिन कुएं सूखते जा रहे थे, नदी का पानी सूख रहा था। वेलन ने बताया कि एक भैंस भी मर गई है, पास के गांव में हैजा फैल गया है, फसल नहीं हो रही है, इसलिए अनाज की भी कमी होती जा रही है। दुकानदार राशन की ज़्यादा कीमत वसूलने लगे हैं। इस पर एक दिन दुकानदार और एक व्यक्ति में झगड़ा हो जाता है। कई लोगों के चोट आती है, इसमें वेलन के भी चोट आती है। वेलन के भाई ने झगड़े की बात राजू को आकर बताई और बताया कि आज रात को बदला लेने के लिए और झगड़ा होने वाला है। राजू बहुत दुखी होता है। राजू ने वेलन के भाई से कहा कि यदि लोग झगड़ा नहीं रोकेंगे तो वह खाना नहीं खाएगा। वेलन का भाई कम समझ वाला था। उसने गांव जाकर बोल दिया कि स्वामी जी खाना नहीं खाएंगे जब तक कि वर्षा नहीं होगी। इस पर गांव वाले राजू को त्याग पुरुष समझते हैं और सभी दौड़े दौड़े आते हैं और उसके चरणों में पड़ जाते हैं। उनको लगा कि स्वामी जी के खाना नहीं खाने से बरसात हो जाएगी, क्योंकि राजू ने ऐसी एक कहानी उनको एक बार सुनाई थी। राजू को ये सब पहले समझ में नहीं आता है, फिर वह वेलन से अकेले में पूछता है, तब उसे सारा माजरा समझ में आता है। राजू ने वेलन को खूब समझाया कि ऐसे कुछ नहीं होता है, उपवास करने से बरसात नहीं आती है। राजू वेलन को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, कोई स्वामी नहीं हूँ। नेक्स्ट चैप्टर। अब स्टोरी पुनः फ्लैशबैक में पहुंचती है। राजू और रोजी का अफेयर चलता रहा और मार्को पीक हाउस में अपना काम करता रहा। उसे कुछ पता नहीं चला। एक दिन राजू जब पीक हाउस पहुंचा तो पाया मार्को और रोजी में किसी बात पर झगड़ा हो गया और मार्को ने राजू को भी डांट कर भगा दिया और उसे गाइड के काम से भी मुक्त कर दिया।
राजू नाराज होकर गफूर की कार से लौट आता है और अपने घर पर रोजी की याद में दुखी रहता है। रोजी की उसे चिंता होने लगती है। कई दिन गुजर जाते हैं। तब एक दिन राजू को उसकी माँ बताती है कि बाहर कोई है। राजू अचंभित होता है देखकर कि वह तो रोजी ही है और अकेली वह उसके घर आई है। वह राजू के घर में ही रुकती है। राजू उससे पूछता है कि क्या हुआ, मार्को कहाँ है? तो रोजी उसे बताती है कि मार्को उसे छोड़कर मद्रास चला गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? राजू ने पूछा। रोजी ने बताया कि पीक हाउस में एक दिन मैंने मार्को से डांस करने की अनुमति मांगी। उसका मूड भी सही था। मैंने उससे कहा कि यदि तुम मुझे अनुमति नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मेरा डांस तो देख लो। वह राजी हो गया तो मैंने उसे डांस करके बताया। थोड़ी देर डांस देखा और उसने कहा बंद करो ये सब गलियों की कलाकारी और कुछ नहीं है, ये सब अनसिविलाइज्ड है। मैंने उससे बोल दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। क्या बोल दिया? कि मेरे डांस की सभी प्रशंसा करते हैं सिवाय तुम्हारे। इस पर उसने पूछा, जैसे कौन कौन प्रशंसा करते हैं? मेरे मुंह से निकल गया जैसे कि राजू। उसे शक हो गया और फिर उसने हमारी सब गतिविधियों की मुझसे जानकारी ले ली। वह सब समझ गया इतने दिनों तक हमारे बीच क्या चल रहा था। वह बहुत बुरी तरह गुस्सा हो गया और मुझसे दूर रहने और बात न करने की बोल दी और एक दिन ट्रेन से मद्रास चला गया और मुझे अकेला यहीं छोड़ गया। नेक्स्ट चैप्टर। राजू के घर में ही रोजी रहने लगी। राजू का एक रूम का ही घर था। उसमें वह डांस की प्रैक्टिस भी करती थी। राजू की माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह राजू को डांटने लगी। राजू पर कर्ज बढ़ गया। एक सेठ ने उस पर मुकदमा कर दिया। गफूर ने राजू को समझाया कि ये सब बंद कर सामान्य जिंदगी जी, लेकिन राजू को बुरा लगा और फिर गफूर भी राजू को छोड़कर चला गया। माँ भी दुखी होकर अपने भाई के साथ चली गई, लेकिन राजू ने रोजी का साथ नहीं छोड़ा। उसकी प्रैक्टिस जारी रखी और दोनों एक कपल की तरह जिंदगी बिताने लगे। चैप्टर 9। रोजी को डांस प्रैक्टिस करवाने के बाद राजू ने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कई जगह संपर्क किया। एक अल्बर्ट मिशन बॉयज यूनिवर्सिटी क्लब के लिए रोजी का स्टेज शो करवाया, जिसमें शानदार रेस्पॉन्स मिला। रोजी का नाम बदलकर नलिनी कर दिया गया। कई स्टेज शोज के ऑफर आने लगे और देखते देखते रोजी स्टार परफॉर्मर बन गई। एक दिन मार्को का एक लिफाफा आता है जिसे राजू खोलता है। उसमें मार्को द्वारा लिखी हुई एक बुक भेजी गई है, जिस बुक का टाइटल है द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। राजू उसे अपने पास ही रख लेता है और रोजी को यह नहीं बताता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं रोजी उसे छोड़कर न चली जाए। एक दिन मार्को का फोटो अखबार में छपता है, जिसमें उसकी रिसर्च पर वह लिखी पुस्तक के बारे में न्यूज है। तो रोजी भी उस बुक को देखना चाहती है। रोजी को इसके बारे में ऑफिस सेक्रेटरी मणि से पता चलता है कि राजू के पास तो ये बुक पहले ही आ चुकी है, और इस पर वह राजू से बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने वह पुस्तक उसे नहीं दिखाई। चैप्टर 10। कुछ दिनों बाद एक और लिफाफा आता है राजू के पास, जिसमें एक वकील ने रोजी के सिग्नेचर के लिए भेजा है, क्योंकि एक ज्वेलरी बॉक्स है बैंक में जिसे मार्को निकालकर रोजी को भेजना चाहता है। राजू उसे भी रोजी को नहीं दिखाता है और बैंक डॉक्यूमेंट पर रोजी के फर्जी सिग्नेचर खुद ही करके भेज देता है। यही उसकी फॉर्जरी की ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। एक स्टेज शो के दौरान पुलिस आती है और राजू को गिरफ्तार करके ले जाती है। एक स्टेज शो के दौरान पुलिस आती है और राजू को गिरफ्तार करके ले जाती है। रोजी बहुत दुखी होती है और राजू का केस लड़ती है, लेकिन राजू को 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। राजू से जेल में मिलने मणि आता है,
तो उसे बताता है कि रोजी मद्रास चली गई है और अपने साथ मार्को की बुक के अलावा कुछ भी नहीं ले गई है। विलन को राजू अपनी स्टोरी सुना देता है और सोचता है कि अब तो इसका मेरे प्रति विश्वास कम होगा, मेरा इस उपवास से पीछा छूटेगा। लेकिन विलन कहता है, जो भी हो स्वामी जी, आप ही हमें इस अकाल से बचा सकते हैं। इस तरह उसका विश्वास अभी भी बरकरार है। राजू को गुस्सा आता है, लेकिन इतनी श्रद्धा पर वह पिघल जाता है और अपना उपवास जारी रखता है। उपवास की खबरें दूर दूर तक फैल जाती हैं। दूसरे गांवों से भी लोग आने लगते हैं। मेला सा जुड़ने लगता है। अखबार वाले आने लगते हैं। राजू के उपवास की खबर हेल्थ डिपार्टमेंट तक पहुंचती है। डॉक्टरों की टीम आ जाती है। राजू का डेली हेल्थ बुलेटिन निकलता है। राजू की कंडीशन रोज बिगड़ने लगती है, लेकिन वर्षा की कोई संभावना नहीं है। 11वें दिन राजू ने विलन से कहा कि वह सहारा देकर उसे नदी तक ले चले। राजू नदी में प्रवेश करता है और विलन से कहता है कि देखो, पहाड़ियों में वर्षा हो रही है, और यह कहकर वहीं गिर जाता है। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यहाँ यह नहीं बताया गया है कि बरसात होती है या नहीं, और राजू केवल गिरा ही है या मर गया है।